हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना दोस्त नरेंद्र कुमार। तो श्वसन एवं गैसों का विनिमय अपन देख रहे थे और उसमें आज जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे वो है गैसों का परिवहन। किस प्रकार से उसका परिवहन होता है। श्वसन का नियमन अपने ब्रेन के या मस्तिष्क के ऐसे कौन कौन से हिस्से हैं जो श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, और श्वसन के विकार कौन कौन से डिजीज और डिसऑर्डर श्वसन के अंदर होते हैं, तो वो सारा सब कुछ अपन यहाँ से डिस्कस करेंगे। सो लास्ट लेसन अगर आपने देख लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से इसको समझने में। और अगर आपने पुराने लेसन नहीं देखे हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो फिर हो सकता है कि यहां से आपको समझ में ना आए। सो स्टार्ट अपन करते हैं गैसों का परिवहन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। ठीक है, मेनली जो अपन ने बात की थी किस प्रकार से अपने पास खुपरिका होती है, डायग्राम अपन ने देखा था। ये रक्त वाहिकाएं हैं और ये अपने पास होता है हार्ट इस प्रकार का जिसमें 4 चेंबर होते हैं। तो ये जो रक्त वाहिका है इसी में क्या होती है, ऑक्सीजन और जो CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होती है। अगर आपको ऑक्सीजन लेके जानी है यहाँ से तो जो है वो वेसल्स या वाहिका लेके जाएगी, और जो उत्तक है वहां से अगर CO2 को लेके आना है तो लेके आने का काम कौन करेगी, वो भी वाहिकाएं वहां से करेगी। लेकिन उनका परसेंटेज अलग अलग है। ये जो परसेंटेज मैंने हाईलाइट कर रखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 97% ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। अपने को पता रक्त में जो है लाल रक्त कणिकाएं होती है, श्वेत होती है, बिंबाणु होती है। ठीक है, तो उसमें से मेनली अगर अपन बात करें तो आरबीसी जो है लाल रक्त कणिकाएं है वो 100 में से 97%, 97% ऑक्सीजन का क्या करती है, परिवहन करती है। और बाकी जो बचा हुआ है वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा द्वारा गुल्य अवस्था में होता है। ठीक है, रक्त की अपन जो बात करते हैं उसमें प्लाज्मा भी होता है भाई साहब। ठीक है, अगले चैप्टर में जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें प्लाज्मा भी आएगा। तो बाकी जो 3% है वो प्लाज्मा से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। लगभग 20 से 25% CO2 का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। ये तो ऑक्सीजन के बारे में बात कर लिया, CO2 की बात कर लेते हैं। तो CO2 का जो 20 से 25% है वो किससे होता है, वो आरबीसी से होता है। ठीक है, बाकी 70% की अपन बात करें वो बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमित होता है। बाइकार्बोनेट जो होता है वो होता है HCO3। क्या होता है, HCO3। ये कैसे बनता है ये भी अपन देखेंगे अभी नेक्स्ट पेज पे जब अपन चलेंगे। अभी केवल परसेंटेज आपको ध्यान में रखना है। और बाकी जो लगभग 7% बची है वो किससे जाती है, वो जाती है प्लाज्मा से। तो अपने पास आपको ध्यान में रखना है CO2 तीन तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, जबकि ऑक्सीजन केवल 2 से ही होती है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 से होती है 97% और 3%, 3% प्लाज्मा से और 97% आरबीसी से। क्लियर है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन का परिवहन। ये जो आपको ये ग्राफ आपको दे रखा है, चक्र वक्र जो आपको दे रखा है, जैसा मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब पे आपको ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ऑक्सीजन का परिवहन। उसके बाद में CO2 का अपन देखेंगे। हीमोग्लोबिन, अब अपन ने बात की 97% जो है आरबीसी से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं लिखा है। ठीक है, और लाल रक्त कणिका में अपन को पता है कि हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमो जो हिम शब्द लिखा है, इंग्लिश में समझा रहा हूं समझ लीजिए थोड़ा सा। हिम जो लिखा है वो Fe जिसे बोलते हैं आयरन, लोहा जिसे अपन बोलते हैं वो होता है। और ग्लोबिन होता है एक प्रकार का प्रोटीन। क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन। तो यहां ये क्या कहना चाह रहा है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लोह युक्त वर्णक है। आगे बस समझ, लाल रंग का है। ये आयरन जो है अपने पास लाल रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लोहा युक्त इन्होंने बता दिया, वर्णक बता दिया, और प्रोटीन भी ये होता है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय रिवर्सिबल ढंग से बंधकर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। तो आप नोटबुक में आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन ये क्या बनाता है, HbO2 बनाता है, जिसे अपन बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणुओं के वहन कर सकता है। एक हीमोग्लोबिन जो है कितने ऑक्सीजन के साथ में जुड़ सकता है, 4 ऑक्सीजन के साथ में जुड़ सकता है। इस प्रकार से आप लिखोगे, फ्लो चार्ट बनाओगे तो इजी काम अपना होगा भाई साहब। ठीक है, तो ये इस प्रकार से लिखते चलो। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर ऑक्सीजन के आंशिक दाब से संबंधित है। ठीक है, अब अपन ने बात की है उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है, मतलब जो HbO2 बना है वो वापस से क्या बन सकता है, Hb प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा वापस से। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये किस किस कारक पर निर्भर करती है उसकी अगर अपन बात करें
तो मेनली प्राथमिक तौर पर निर्भर करता ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर। ठीक है, आंशिक दाब का मतलब अपन ने बता दिया, जो भी गैसेस का मिश्रण होता है उसमें से किसी एक इंडिविजुअल गैस का जो दाब होता है वो आंशिक दाब होता है। तो मेनली जो HbO2 बन रहा है, ठीक है, Hb प्लस O2 जो बन रहा है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है। अगर ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा है तो वो आसानी से HbO2 बना लेगा। अगर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम है मतलब किसका ज्यादा होगा, CO2 का ज्यादा होगा, उस समय HbO2 के बनने में थोड़ी सी क्या आएगी, दिक्कत आएगी। ठीक है, क्लियर है बात। CO2 का आंशिक दाब, अब मेनली अगर अपने पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तब तो अपने पास क्या बनेगा, आसानी से HbO2 बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास CO2 का आंशिक दाब ज्यादा है, CO2 जब ज्यादा होगी तो आपके पास HN भी ज्यादा होगा, जो आगे इसमें लिखा है CO2 का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन क्या होता है, H प्लस आयन, ठीक है, और तापक्रम, अगर ये तीनों ज्यादा हैं तो HbO2 जो है उसको बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बोले साहब ये हाइड्रोजन का आया, तापमान तो आ गया समझ में आता, CO2 भी समझ में आता, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ से है। तो जो CO2 आपके पास बनती है बल को, वो जो अपने शरीर है उसमें H2O के साथ में रिएक्ट करके H2CO3 बना लेता है, कार्बनिक एसिड जिसे अपन बोलते हैं। और ये H2C3 जो है वो H प्लस और HCO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो H आयन है, जब CO2 ज्यादा अपने पास है तो H आयन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये H आयन भी अगर ज्यादा होगा तो HbO2 क्या होगा, कम यहां से बनेगा, और शरीर का तापमान ज्यादा तब भी HbO2 क्या होगा, कम बनेगा। और अपन ने बात की कि 70% जो बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। तो जो ये HCO3 है, इसके अंदर आप देखोगे तो अपने पास एक तो OH है और एक अपने पास क्या है, CO2 है यहाँ से। ठीक है, HCO3 ये बन जाता है, इसे बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और यही मेनली मुख्य रूप से CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। आगे बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्तता को PO2 के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्माब वक्र या सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता है। सिग्माब या सिग्मोइड मतलब कुछ एस शेप में, पूरा एस तो ऐसा होता है लेकिन पूरा नहीं बनता, ये इस प्रकार से बनता है, इसीलिए इसे सिग्मोइड अपन कर्व बोलते हैं। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्तता मतलब कितनी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में संतृप्त हुई है, जुड़ी है, उससे बोल रहे हैं अपन। ठीक है, मान लो मेरे पास Hb है, अब मैं जो समझा रहा हूँ वो कहीं नहीं आपको मिलेगा, और HbO2 ये बना देता है। अब संतृप्तता की बात हो रही है यहाँ से, मतलब मान लो मेरे शरीर में जो है ब्लड है वो 5 लीटर है, कितना है, 5 लीटर है। ठीक है, तो उसमें जो हीमोग्लोबिन है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हीमोग्लोबिन 100 है मेरे पास, ये फिक्स है। हीमोग्लोबिन एक बार में नहीं बढ़ता, एक दिन में नहीं बढ़ता, एक सेकंड में नहीं बढ़ता। ठीक है, तो ये जो ब्लड का वॉल्यूम है उसमें ये फिक्स है हीमोग्लोबिन अपने पास। जबकि ऑक्सीजन की अगर अपन बात करें तो मान लो मैं सामान्य शोषण कर रहा हूं तो 50 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मैं अंदर ले रहा हूं, तो मेरे पास HbO2 कितने बनेंगे, 150 नहीं बनेंगे। ये नहीं कि इनको जोड़ दिया, अपने पास ऑक्सीजन और Hb हीमोग्लोबिन जो है ये मिल करके 50 HbO2 यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो मेरे पास 50 है तो 50 तो क्या रहेंगे, हीमोग्लोबिन फ्री रहेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे जो सांस है जोर से ले रहा हूँ, ये 70 हो गया, फिर ये 100 के साथ में मेरे 90 हो गया। ठीक है, फिर 100 के साथ में कितना होगा, 100 हो गया। मतलब यहाँ जो अपने पास HbO2 बनेंगे वो 70 बनेगा या 90 बनेगा, और यहाँ कितना बनेगा, 100 बनेगा। फिर भी मैंने और फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया, अंतर शोषण किया, और यहाँ मैं मान लेता हूँ 120 मैंने क्या ले लिए हैं, ऑक्सीजन अंदर ले लिए, तो यहाँ अब HbO2 बनेंगे वो कितने बनेंगे, 220 नहीं बनेंगे, यहाँ अभी भी अपने पास HbO2 100 ही बनेंगे। ये आपको एग्जाम्पल नोट करना है। क्यों, क्योंकि मेरे पास Hb तो फिक्स है, हीमोग्लोबिन तो फिक्स है, भले आप ऑक्सीजन कितनी ही ले लो ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से जो सिग्मोइड अपने को कर्व मिलता है वो सिग्मोइड कर्व है। जैसे मान लो ये इस कर्व को अपन बोलते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन। ठीक है, अब यहाँ एक्स वाई एक्सिस पे देखो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के संतृप्त का प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ देखो अपने पास कितना प्रतिशत संतृप्त हो रहा है, मान लो मेरे पास पहले कितना था, 50 था, तो यहाँ से 60 हो रहा है, यहाँ से जुड़ना जुड़ना जुड़ना, 50 के बाद में 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ। एक टाइम ऐसा है कि मेरे पास 100 हीमोग्लोबिन जो थे सारे के सारे संतृप्त हो गए। अब मैं भले ही यहाँ से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाऊं, इन्होंने लिखा नहीं है इस डायग्राम में, यहाँ पर PO2 है, एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर मैं 100 से ज्यादा अगर मैं कर दूं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, फिर भी ये जो लाइन है वो यहाँ पर क्या आएगी, सीधी ही आएगी, क्योंकि मेरे पास हीमोग्लोबिन के जो नंबर है वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, संतृप्त यहाँ से हो गए हैं। संतृप्त का मतलब सारे ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए हैं,
अब अपने पास फ्री नहीं है, तो ये लाइन सीधी यहाँ से क्या रहेगी, ये लाइन सीधी यहाँ से चलती रहेगी। क्लियर है? जो हीमोग्लोबिन के बंधन को प्रभावित करने वाले, ठीक है, इसे अपन ने वियोजन चक्र बोल दिया। जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बंधन को प्रभावित करने वाले, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, एच आयन सांद्रता है आदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायता करता है। तो ऊपर वाला इसने उल्टा करके लिखा और कुछ नहीं है, ठीक है। जब भी आपको पूछे कि HbO2 आसानी से कब बनेगा, तो उसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आंशिक दाब ज्यादा होना चाहिए, अपने पास CO2 का आंशिक दाब कम होना चाहिए, अपने पास H प्लस आयन कम होना चाहिए, अपने पास टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए, तब आसानी से HbO2 बन जाएगा, ठीक है। और HbCO2 की अगर अपन बात करें तो इसका उल्टा जाएगा CO2 के केस में, ठीक है। कुपिकाओं में जहां उच्च PO2 होता है, निम्न PCO2 होता है, कम H आयन सांद्रता होती है, निम्न तापक्रम होता है कुपिका में, ठीक है। ये लंग्स की अपन जो बात करते हैं ना, ये कुपिका था, उसके बाद में यहाँ से रक्त वाहिकाओं में जा रहा होता है, ब्लड डायग्राम पिछले लेसन में अपन ने देखा है, एनसीईआरटी में आप देख सकते हो। तो इस कुपिका में ये सारे कम होते हैं, जैसा भी मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये सारे क्या होता है, कम होते हैं। ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है वो केवल क्या होता है, उच्च यहाँ से होता है, ठीक है। तो वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं। जबकि अगर अपन बात करें टिश्यू पर ऑक्सीजन अगर आ गई, उसके बाद में इस टिश्यू में क्या हो जाएगी, उल्टी कंडीशन में आएगी। टिश्यू में जो है अपने पास ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाएगा, आंशिक दाब CO2 का ज्यादा होगा, उच्च चयन होगा, उच्च तापमान। यहाँ क्या करेंगे, ये जो HbO2 अपने पास बना था, इस HbO2 को Hb प्लस O2 में यहाँ से क्या कर देंगे, डिसोशिएट कर देंगे, इसीलिए इसे वियोजन चक्र कहते हैं, ठीक है, वियोजन वक्र बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के वियोजन के लिए अनुकूल होता है। इससे स्पष्ट है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के फेफड़ों की सतह पर बंधता है और उत्तकों में वियोजित हो जाती है, ठीक है। प्रत्येक 100 ml, ये स्टेटमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनित रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में उत्तकों को लगभग 5 ml O2 प्रदान करती है। तो ऑक्सीजनित जो रक्त होता है वो कितना ml करता है, 5 ml ऑक्सीजन को वहां पहुंचाता है उत्तकों तक, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, CO2 का जो परिवहन है उसकी अगर अपन बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन द्वारा, अब Hb जो है उस पे उसके साथ में CO2 भी जुड़ता है। अभी अपन ने बात की थी कि RBC जो है उससे क्या होता है, उससे अपने पास लगभग लगभग कितना प्रतिशत, 20 से 25% जो है CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। और RBC के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। तो अपने पास जो Hb और CO2 है वो आगे चलकर क्या बनाता है, कार्बमिनोहीमोग्लोबिन, लगभग 20 से 25% के रूप में वहन की जाती है। यह बंधनीयता CO2 के आंशिक दाब से संबंधित है। अब यहाँ ये कब बनेगा, जब अपने पास पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा, तभी कार्बमिनोहीमोग्लोबिन बनेगा। और अपने पास H आयन ज्यादा होगा, अपने पास टेम्परेचर ज्यादा होगा, अपने पास ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब ये जो है आसानी से यहाँ से बन जाएगा कार्बमिनोहीमोग्लोबिन। PO2 इस बंधन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। उत्तकों में जहां उच्च PCO2 होता है, सेम जो ऑक्सीजन में अपन ने देखा था वो उसका उल्टा है, ठीक है। ये उच्च PCO2 जैसे उच्च H आयन उच्च तापमान, तो यहाँ लिखा है उच्च PCO2, और यहाँ जो है क्या होता है, निम्न PO2 होता है। उत्तकों में निम्न PO2 अपन ने डिस्कस किया था कि अवस्था में हीमोग्लोबिन से CO2 का बंधन होता है। जबकि कुपिका में भी अपन ने डिस्कस किया था, वहां पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा ज्यादा होता है, जहां PCO2 निम्न और PO2 क्या होता है, उच्च होता है। कार्बमिनोहीमोग्लोबिन से CO2 का वियोजन होने लगता है, कहां, कुपिका में वियोजन होता है, ये साफ साफ एनसीईआरटी ने लिखा है। अर्थात उत्तकों में हीमोग्लोबिन से बंधित CO2 कुपिका में मुक्त हो जाती है। नेक्स्ट जो भी अपन ने डिस्कस किया था कि एक एंजाइम होता है कार्बनिक एनहाइड्रेज, इसे शॉर्ट में CA भी बोलते हैं। कार्बनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, जो भी अपने पास CO2 बनी है उत्तक में, वो H2O के साथ मिला करके बना देता है H2CO3। एंजाइम कौन सा है, कार्बनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। तो एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता लाल रक्त कोशिकाओं में या कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और इस एंजाइम से निम्नलिखित प्रतिक्रिया दोनों दिशा में सुगम होती है। तो CO2 और H2 अपने पास है, कार्बनिक एनहाइड्रेज है, H2CO3 यहाँ से बन जाता है, और वापस से H2CO3 कार्बनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में HCO3 माइनस और H प्लस में यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है। और इस HCO3 से 70% जो CO2 हो गया होती है ट्रांसपोर्ट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक तो आप देखो OH है और एक अपने पास क्या CO2 से मिलकर बना है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है यहाँ पर। क्लियर है, ठीक है।
उत्तकों में अपचय के कारण PCO2 अधिक होने से CO2 रक्त या आरबीसी और प्लाज्मा में विस्तृत होती है और HCO3 और HIN बनाती है। कूपिका में PCO2 या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है, जिससे CO2 और H2O बनते हैं। इस तरह बाइकार्बोनेट के रूप में उत्तक स्तर पर ग्रहित और कूपिका तक परिवेश कार्बन डाइऑक्साइड की बाहर की तरफ पुनः CO2 के रूप में मुक्त हो जाती है। ठीक है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। केवल एक चीज आप समझोगे ऑक्सीजन की, तो CO2 वाली अपने आप से आपको आ जाएगी, नहीं तो फिर इससे इजी कुछ नहीं मिलेगा। प्रति 100 मिलीलीटर बी ऑक्सीजनित रक्त द्वारा कोशिका में लगभग CO2 की 4 ml मात्रा मुक्त होती है, और ऑक्सीजनित रक्त में अपने पास ऑक्सीजन की कितनी हो रही थी, 5 ml हो रही थी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है श्वसन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की महत्वपूर्ण क्षमता है। मान लो अपन रनिंग कर रहे हैं, अपन दौड़ रहे हैं, तो आपको पता है कि दौड़ रहे हैं तो तेजी तेजी से अपन सांस लेते हैं दौड़ने के दौरान। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो भी अपने कोशिका है ऊतक, उसको ऑक्सीजन की जो है या जो एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, वो वहां से आपको ऑक्सीजन से, जब आप ऑक्सीजन लेंगे तो वो उसको कन्वर्ट करेगा और एनर्जी में बदलेगा। ठीक है, तो ऊतकों की मांग के अनुरूप अपन श्वसन को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। ज्यादा का केस ये है, तो अब कम के केस में क्या हो गया कि अपन लेटे हुए हैं, सो रहे आराम से, तो जो सबसे कम अपनी जो सांस की दर है वो यहाँ पर होगी। तो ऐसे कौन कौन से सेंटर है जो अपन इसको रेगुलेट करते हैं, वो अपन देखते हैं। यह नियमन तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम जिसे बोलते हैं द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में, मस्तिष्क जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। उस पश्च में भी एक तो होता है अपने पास पोन्स, एक होता है मेड्यूला, हिंदी में भी इन्हें ऐसे ही बोलते हैं, और एक होता है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम उसे अपन बोलते हैं। ठीक है, तो जो मेडुला वाला रीजन है मस्तिष्क का, उसके अंदर एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान है, जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी है। तो मेडुला क्या करता है? मुख्य रूप से श्वसन को रेगुलेट करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मस्तिष्क के पोन्स, ये पोन्स भी मैंने आपको लिखा, पश्चिम मस्तिष्क के पोन्स क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है, जिसे श्वास प्रभावी या श्वास अनुचन या न्यूमोटैक्सिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, न्यूमो इसे पढ़ते हैं, पीनियो नहीं बोलते हैं। ठीक है, न्यूमो बोलते हैं। तो मेडुला भी रखता है और पोन्स भी यहाँ से क्या करता है, श्वास जो भी अपन ले रहे हैं उसको रेगुलेट यहाँ से करता है। जो श्वसन लय केंद्र, ठीक है, जो श्वसन लय केंद्र कहाँ था? मेडुला में था, कि कार्यों को संयत कर सकता है। तो पोन्स वाला डायरेक्ट ना करके क्या करेगा? मेडुला के कार्यों को रेगुलेट कर सकता है। क्लियर है? पोन्स न्यूमोटैक्सिक सेंटर वहां पर होता है, या पी से पी आप ध्यान में रख सकते हो, या श्वास प्रभावी आप ध्यान रख सकते हो। श्वास प्रभावी क्या करेगा? अपना प्रभाव दिखाएगा और श्वसन लय केंद्र को रेगुलेट करेगा। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतर श्वसन की अवधि को कम करते हैं। ठीक है, अंतर श्वसन जो अपन कर रहे हैं उसके समय को कम कर देते हैं, और इस प्रकार क्या होगा? एक श्वसन दर बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट को परिवर्तित कर सकते हैं। लय केंद्र के पास एक रसो संवेदी, रसो का मतलब रसायन, रसायनों के लिए जो संवेदी केंद्र है, जिसे अपन कीमोसेंसिटिव केंद्र बोलते हैं, लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है। लय केंद्र के पास में ही होता है। ठीक है, ये जो मेडुला वाला था उसके पास में होता है, मान लो इस प्रकार से पास में होता है, जो इसके लिए रसायनों के लिए ज्यादा संवेदी होता है, मेनली CO2 और HN के लिए। जो CO2 और हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदी होता है। अगर अपनी बॉडी में CO2 बढ़ जाएगी या HN बढ़ जाएगी, तो ये क्या बोलेगा? यार फटाफट से सांस लो और इनको यहाँ से बाहर निकालो। इन पदार्थों की वृद्धि से ये केंद्र सक्रिय होकर श्वसन क्रिया में आवश्यक समायोजन करता है, जिससे ये पदार्थ निष्कासित किए जा सके, बाहर निकाले जा सके। महाधमनी चाप, एरोटिक आर्क और ग्रीवा धमनी, ये आपको शब्द ही ध्यान में रखना है केवल। महाधमनी, धमनी जो है काफी बड़ी है, जैसे इस प्रकार से कोई इंसान है, छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये अपना हार्ट है। तो इस हार्ट से जो मेन धमनी निकलती है वो महाधमनी की जो अपन बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे अगले चैप्टर में और अपन डिटेल से देखेंगे। महाधमनी चाप ये क्या करती है? शरीर के अलग अलग पार्ट में रक्त को पहुंचाती है। तो यहाँ ऊपर कोई लेके जा रहा है, फिर ये सीधे हाथ की तरफ कोई लेके जा रहा है यहाँ से, फिर यहाँ से कोई लेके जा रहा है, तो एक चाप यहाँ से बन जाता है इसके बीच में, इस प्रकार का। ठीक है, अभी केवल सिंपल से बता रहा हूँ, इसे अपन बोलते हैं महाधमनी चाप। और ग्रीवा धमनी या कैरोटिड जो गर्दन से लेते हुए मस्तिष्क को लेके जा रही है। ठीक है, जो ऐसी धमनी जो ग्रीवा से होते हुए मस्तिष्क की ओर जो अपने गैसेज उसको लेके जा रही है, वापस लेके आ रही है, वो अपने पास ग्रीवा धमनी लेके जो जा रही है। ठीक है, तो महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी से जुड़ी होती संवेदी संरचना भी CO2 और HI सांद्रता के परिवर्तन को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मस्तिष्क तक की लेके जा रही है ओवरऑल, तो CO2 और HI जब बढ़ेंगे या कम होंगे तो ये पहचान लेगा।
और जो भी है श्वसन के लिए जो भी चेंजेस है उसके लिए आवश्यक संकेत दे देता है। श्वसन लय के लिए नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन है। श्वसन लय के लिए नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका क्या है, महत्वहीन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन जो रोल है वो CO2 का है, ऑक्सीजन से कुछ भी नहीं होता। आप अंदर ऑक्सीजन भर लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन अंदर, CO2 अगर अंदर ज्यादा हो गई तो एक बार में अपने को एक्सपिरेशन या बहिर्श्वसन करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसने लिखा है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक अब है अपने पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, श्वसन के विकार। दमा सबसे पहला है। अस्थमा सुना होगा आप लोगों ने। अस्थमा में श्वसनी और श्वसनिकाओं की शोथ, जो भी अपन ने पढ़ी थी ब्रोंकियल वगैरह 1 से 2, 2 से 4, तो उसमें शोथ, शोथ का मतलब सूजन हो जाती है। तो सूजन जब हो जाएगी, मान लो पहले ये नली है, अब सूजन होगी तो ऐसा थोड़ी कि ये यहाँ से ये फैल जाएगी, ऐसे 20 का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। सूजन होगी इसका मतलब क्या है, ये नलिका यहाँ से ये सूज रही है, ठीक है, ये चारों तरफ से सूज रही है, मतलब अंदर का जो एरिया है वो यहाँ से क्या हो रहा, कम हो रहा, कम हो रहा, तो सांस लेने में यहाँ से दिक्कत आएगी। तो शोथ के कारण श्वसन के समय गड़गड़ाहट होती है, आवाज सी आती है और श्वास लेने में कठिनाई होती है। दूसरा है श्वसनी शोथ या ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ब्रोंकस की जो बात कर रहे हैं, वापस से शोथ ही है, इन्फ्लेमेशन ही है। तो ये श्वसनी की शोथ है जिसके विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन और जलन होने लग जाती है, जिससे लगातार क्या होती है, खांसी होती है, ठीक है। लोग बाग बहुत टाइम तक खांसते रहते हैं सूजन की वजह से, अंदर ही अंदर ऐसा लगता है जलन हो रही है, तो वो किसके अंदर आता है, ब्रोंकाइटिस के अंदर आता है, श्वसनी शोथ के अंदर आता है। वात स्फीति या एम्फाइसीमा, ये एक चिरकालिक रोग है। चिरकालिक का मतलब लंबे समय वाला जो रोग है वो है, जिसमें कुप्पिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। मतलब ये कुप्पिका ऐसी होती है नॉर्मल, तो अगर भित्ति क्षतिग्रस्त हो गई तो ये बीच बीच में से टूट गई, इस प्रकार से डैमेज हो जाएगी, जिससे जो गैसें का विनिमय सतह घट जाएगा। पहले जो गैसेस थी यहाँ से भी एक्सचेंज हो रही थी, यहाँ यहाँ सब जगह से एक्सचेंज हो रही थी गैसेस, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ से हो जाएगी, ये टूटी हुई है, यहाँ से एक्सचेंज होगी नहीं, तो जो ओवरऑल है गैस विनिमय सतह यहाँ से क्या हो रही है, घट रही है। और ये मेनली किसकी वजह से होता है, धूम्रपान की वजह से होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है मेनली, ठीक है। तो ना करे और ना करने दे किसी को। और सबसे लास्ट जो है वो अपने पास है व्यवसायिक श्वसन रोग, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। मतलब जो खानों में काम करते हैं, पत्थरों की चट्टानों में, ठीक है, तो उनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है। क्या होता है देखते हैं। कुछ उद्योगों में विशेषकर जहां पत्थर की घिसाई पिसाई या तोड़ने का कार्य होता है, वहां इतने धूल कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं कर पाती। तो जो तोड़ने का या घिसाई पिसाई का काम होता है, वहां बहुत ज्यादा धूल के कण निकलते हैं, और वो धूल के कण इतने होते हैं कि उसको, जो कि अपन मास्क वगैरह लगा रहे, कपड़ा भी लगा रहे, तो उससे भी वो पार हो जाते हैं कभी कभी, इतने बारीक होते हैं, ठीक है, लंबे समय से काम करते हैं तो वो इतने बारीक होते हैं, वो दिखते भी नहीं, बस केवल उड़ता हुआ दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अंदर जा रहा है, जबकि वो अंदर जाके जमा होने लग जाते हैं। और जमा होंगे तो अपनी जो सुरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम वो यहाँ से वीक होता जाएगा, ठीक है, उनके अगेंस्ट काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दीर्घकालीन प्रभावित शोथ उत्पन्न करते हैं। ज्यादा समय तक अपन काम कर रहे हैं तो वहां शोथ उत्पन्न हो जाएगा, सूजन वगैरह आने लग जाएगी, जिससे क्या हुआ, रेशा मेहता, ठीक है, जो लंग्स है इसमें उसमें रेशे टाइप इस प्रकार से बढ़ने लग जाएंगे, काफी जम जाएंगे, तो वो जो ब्रोंकस वगैरह वो रेशे टाइप से इस प्रकार से दिखने लग जाएंगे। एक्सरे वगैरह अपन करवाते हैं उसके अंदर, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों के श्रमिकों को मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए, मुख को ढक के रखना चाहिए किसी कपड़े से, अच्छे मास्क से, तभी बचा जा सकता है। क्लियर है। तो ये है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज या व्यवसायिक श्वसन रोग। क्लियर होगा। तो यहाँ अपना जो चैप्टर है वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। आज के सेशन में मैं आपको दिखा नहीं, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी कैमरा में, तो उसे वापस भेजा गया है रिपेयरिंग के लिए। बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में उसी से अपन लेंगे, ठीक है। सो अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2 चैप्टर अपन ने पढ़ लिए हैं, तो जो प्रीवियस ईयर गत 20 वर्षों के प्रश्न या 10 वर्षों के प्रश्न है वो यहाँ से अपन देखेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है, जिससे टॉपिक को अपन अच्छे से क्लियर यहाँ से कर सके। सो एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।